तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जिन्वू को उसकी मॉम के पास बैठा देखते हैं और वो स्क्रीन की ओर देखकर मन में कहता है एक चीज जो कि सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। फिर वो अपनी मॉम की ओर देखता है और मन में कहता है शायद इसके साथ मैं अपनी मॉम की इटर्नल स्लीप की बीमारी को भी ठीक कर पाऊंगा। द एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए 3 चीजें लगेंगी लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है, पर ये तो पक्का है कि वो कहाँ मिलेंगी। लेकिन बिना ताकतवर हुए कैसल में जाना सुसाइड करना ही होगा। मुझे और लेवल अप करना होगा, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसके बाद वो जिन्हो से फिर से मिलता है और जिन्हो एक्साइटेड हुआ पूछता है तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिन्हो कहता है मेरी तरफ से कुछ चीजें बदल गई हैं और उन 19 रेड्स में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो जिन्हो कहता है जरूर आप जो भी बोलो। फिर जिन्हो कहता है तुम और मैं अकेले जाएंगे। जिसे सुनकर वो शौक हुआ पूछता है जैसे मैंने और आपने उस वक्त सी रैंक डंजन क्लियर किया था। तो जिन्हो कहता है सही कहा। फिर जिन्हो बैठकर कहता है लेकिन सी रैंक गेट्स के अंदर जाने के लिए कम से कम टीम में 8 लोग तो होने ही चाहिए। और जिन्हो कहता है तो हम लोग कोटा पूरा करने के लिए लोगों को हायर करेंगे, बिल्कुल जैसे हवांग डोंग सुक करता था। फिर जिन्हो पूछता है पर क्या ये रिस्की नहीं है। तो जिन्हो कहता है इसे दूसरी तरह से सोच कर देखो, अगर हम दोनों ही जाएंगे तो हम वो 19 रेड्स बिना किसी जान के नुकसान के पूरी कर लेंगे। एक ऐसी स्ट्राइक टीम जिन्होंने 19 रेड्स पूरी की और कोई भी घायल नहीं हुआ, क्या ये तुम्हारे डैड को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट चीज नहीं है। तो जिन्हो कहता है मैं समझ गया। फिर वो जरा सा सोच कर कहता है चलिए ये करते हैं बॉस, मैं एक्स्ट्रा मेंबर्स और गेट्स का अरेंजमेंट करता हूँ। जिसे सुनकर जिन्हो भी मुस्कुराता है। इसके बाद हम लोग सी रैंक हंटर चाह हाई इन को रनिंग करता देखते हैं और कुछ वक्त रनिंग करने के बाद वो बैठकर खुद को जरा सा स्ट्रेच करती है। फिर वो कहती है और बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर छिपा हुआ इंसान बाहर आकर कहता है इम्प्रेसिव, एक सी रैंक हंटर से इसी की उम्मीद थी, पर मैं बस आप तक अप्रोच करने का सही मौका देख रहा था और उम्मीद है कि आपकी ट्रेनिंग में हुई इस रुकावट के लिए आप मुझे माफ कर देंगी। और ये मेरा कार्ड है। और ये आदमी असल में जिन्हो के डैड के लिए ही काम करता है। इसके बाद हम लोग जिन्हो और उसके डैड को कार में जाते हुए देखते हैं और जिन्हो का डैड यो मिंगहान कहता है गेट्स को सामने आते हुए 10 साल बीत चुके हैं और उस वक्त से दुनिया बहुत तेजी से बदली है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और यहाँ तक के पॉलिटिक्स भी। डंजन्स ने इन सभी चीजों को बदल दिया है और खासकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डंजन से लाए रिसोर्सेज के बिना अब और नहीं चल सकता और सिर्फ हंटर्स इन कीमती रिसोर्सेज को हमारी दुनिया के लिए लाने के काबिल हैं। उन हंटर्स पर निगरानी रखने का काम हंटर्स एसोसिएशन का है, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी कि सार्वजनिक संस्था है। हंटर्स एसोसिएशन अवेकन्ड हंटर्स को लेती है, उन्हें रैंक करती है, उन्हें रजिस्टर करती है और उन पर निगरानी रखने का काम करती है। वो उन गेट्स को भी मैनेज करती है जो ऑक्शन में नहीं जाते और साथ ही साथ डंजन ब्रेक से भी निपटती है। पर एसोसिएशन सिर्फ कानून के दायरे के अंदर ही रहकर काम करती है और डंजन से उन कीमती रिसोर्सेज को ज्यादातर गिल्ड्स ही जमा करते हैं। गिल्ड्स वो बिजनेसेस हैं जो कि हंटर्स को एक सर्विस की तरह हायर करते हैं और गिल्ड्स डंजन से उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। उनके बीच द हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट्स गिल्ड, ये 5 देश के सबसे बड़े गिल्ड्स हैं और उनकी ही डंजन से जुड़े मुनाफों में मोनोपोली है। और मुझे ऐसे ही बैठकर इसे ऐसे ही जारी रखता रहने देने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही और खास कर ये सोचते हुए कि ये रिसोर्सेज सर उसकी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं और इन्हें उन मर्सनरीज के पास रहने देना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और अब इसे हैंडल करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसके लिए गिल्ड बनाना सबसे जरूरी चीज है। तो जिन्हो कहता है यस सर और फिर वो मन में कहता है भले ये सच है पर एक एस रैंक को मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर के रूप में शामिल करने में बहुत बड़ा रिस्क है, पर ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम लोग जिन्हो को फिर से रनिंग करता देखते हैं और फिर वो रुक कर वापस स्क्रीन पर देखकर कहता है लगता है मैं जो भी एक्स्ट्रा करूँ वो अब काउंट नहीं होगा और मुझे तो ये भी लगता है कि सीक्रेट क्वेस्ट में मुझे जो वो कर्स रैंडम रूट बॉक्स मिला था वो अभी मेरी औकात से बाहर का है। इसके बाद वो स्ट्रीट पर चलता हुआ मन में कहता है मेरे स्टैट्स अभी जितने ऊपर हैं उसके हिसाब से 3 पॉइंट से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे जल्दी से और लेवल अप करना होगा। पर जब तक जिन्हो सी रैंक डंजन्स का रेजिमेंट नहीं कर लेता तब तक मैं सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ। पर 1 मिनट रुको, वो पेनल्टी जोन, अगर मैं उस सैनिपीड से लड़ू तो, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी के लेवल पर उसे भी मार पाऊंगा और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे ही। पर तभी उसे एक मैसेज आता है और वो उसे देखकर कहता है उन्हें एक डी रैंक गेट के लिए हंटर्स चाहिए। हंटर्स एसोसिएशन खुद एक स्ट्राइक टीम तैयार कर रही है, तो इसका मतलब मुझे खुद ज्यादा लड़ने को नहीं मिलेगा। क्या मुझे मना कर देना चाहिए? लेकिन फिर वो जरा सा सोच कर कहता है पर शायद कुछ ना होने से तो ये बेहतर ही है और ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इसके बाद हम लोग डोजो को देखते हैं जिसमें एक लड़का चीजुल से कहता है मेरा आपके खिलाफ कोई चांस ही नहीं था मास्टर। तो चीजुल कहता है बस बात इतनी है कि मैं अभी हारने को तैयार नहीं हूँ। फिर वो लड़का कहता है ये तो शर्म की बात है, काश मैं आपके साथ आपकी पूरी ताकत पर लड़ पाता। तो चीजुल कहता अभी तक उसकी ही चिंता कर रहे हो, अब तो मेरे हाथ को महीनों बीत चुके हैं। पर तभी उसे एक मैसेज आता है और फिर वो कहता है एक इमरजेंसी वाला बुलावा। लो रैंक हंटर्स को ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए बहुत सी कॉल्स आती हैं। तभी वो लड़का पूछता है
है मास्टर क्या आपने सच में अभी तक रिटायर होने के बारे में नहीं सोचा। जिसे सुनकर चीजुल कार्टिनोन टेम्पल वाली घटना को याद करता है और फिर वो कहता है तुम्हारी बात में दम तो है, एक बुढ़ा आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ है वो ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता। तो वो कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। फिर चीजुल कहता है लेकिन भले ही मैंने अपने एक हाथ को खो दिया है पर मैं बच गया था। मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल पहले ही बीत चुके हैं और मेरे पास अभी जो भी है मैं उसके साथ इस समाज में अपना योगदान देना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग किम शांगशिक को देखते हैं और वो अपनी बीवी से कहता है लगता है मुझे मेरी नई रेड मिल गई है। तो उसकी बीवी कहती है हनी क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस हंटिंग वाले काम को छोड़कर कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। और शांगशिक कहता है तो हम फिर से उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी बीवी कहती है पर ये बहुत ही खतरनाक है, पता है ना उस पहली वाली रेड में लगभग सभी लोग ही मारे गए थे और आप भी बहुत मुश्किल से बच पाए थे है ना। तो शांगशिक धीमी सी आवाज में हाँ कहता है। फिर उसकी बेटी उसके पास आती है और वो उसे उठाकर कहता है पर बात ये है कि उनजिन का प्री स्कूल अगले साल शुरू होने वाला है और उन्हा भी मिडिल स्कूल में होगी और हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, सही कहा ना। तो वो कहती है सही है पर फिर शांगशिक कहती है चिंता मत करो, एसोसिएशन लो रैंक हंटर्स को खतरनाक डंजन में नहीं भेजती और वो पहले वाली रेड बस एक स्पेशल केस था जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो उसकी बीवी कहती है आपने सही कहा और माफ करना मैं यूं ही बात का बतंगड़ बना रही थी। तो शांगशिक कहता है कोई बात नहीं। फिर वो कहती है प्लीज ध्यान रखना। तो शांगशिक कहता है बिल्कुल और आई लव यू। तभी उसकी बेटी पूछती है पापा क्या आप ताकतवर हैं? तो शांगशिक कहता है बिल्कुल क्योंकि पापा डरावने मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। इसके बाद हम लोग जोही को देखते हैं और उसकी मॉम फोन पर कहती है तुमने काफी वक्त से कॉल नहीं किया और सब कुछ ठीक तो है ना। तो जोही ढीली सी आवाज में हाँ कहती है। फिर उसकी मॉम पूछती है और काम कैसे चल रहा है? तो जोही फिर से ढीली सी आवाज में कहती है वो भी ठीक चल रहा है। फिर उसकी मॉम कहती है तुम हमेशा से डरपोक रही हो और क्या तुम इस हंटर वाले काम को हैंडल कर भी पा रही हो? तुम एक बी रैंक हो ना। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ काम करने वाले सभी बहुत ताकतवर होंगे पर क्या तुम बस उनके रास्ते में नहीं आ रही होगी? तुम्हें घर वापस आकर बिजनेस में मदद करनी चाहिए, तुम्हारे डैड भी तुम्हारी बहुत चिंता। तभी जोही चिल्लाकर कहती है खुद के हिसाब से मेरी जिंदगी को चलाने की कोशिश करना बंद कीजिए, मैं खुद के फैसले ले सकती हूँ तो ये सब छोड़ दीजिए। जिसके साथ ही वो फोन को कट कर देती है और फिर वो बैठकर कहती है क्या मैं बस रास्ते में आ रही हूँ? फिर वो जिन्वू के बारे में याद करती है और आगे कहती है पर मैं जरा सी और कोशिश करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है और तभी उसके फोन पर भी वही वाला मैसेज आता है। इसके बाद हम लोग हाई इन को एस रैंक हंटर चोई जोंग इन के ऑफिस की ओर जाता हुआ देखते हैं और तभी उसके ऑफिस से एस रैंक हंटर बायक योनहो भी बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दिखाकर चले जाते हैं। फिर हाई इन जोंग इन के पास आती है और जोंग इन पूछता है तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ मिस चा? तो हाई इन कहती है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो यो जिन कंस्ट्रक्शन का एक जासूस मेरे पास आया, मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए और शायद वो एक नया गिल्ड बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उसके गिल्ड मास्टर के रूप में उसे ज्वाइन करूं। फिर जोंगिन कहता है और क्योंकि तुम मुझे ये बता रही हो तो मतलब तुमने उनका ऑफर ठुकरा दिया है? तो हाइन कहती है जी बिल्कुल और जोंगिन खुश होकर कहता है सुनकर राहत मिली और ये बात मुझे बताने का भी शुक्रिया। तो हाइन कहती है कोई बात नहीं और हाँ मैंने प्रेजेंट बायक को रास्ते में देखा था, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे थे? फिर हम एक बार में योनहो को बैठा देखते हैं और वो जोंगिन के साथ हुई उसकी मीटिंग को याद करता है जिसमें जोंगिन उससे पूछता है तुम्हारा जीजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? तो योनहो कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फिर जोंगिन कहता है उस रेड के नाकाम होने के बाद से आइलैंड को सील कर दिया गया है और सिर्फ किनारों से ही कभी कभी उसकी जांच की जाती है और आम लोगों को बस साल में किसी भी बदलाव के बारे में सिर्फ एक बार ही अपडेट मिलता है। लोग उस आइलैंड को और उसके खौफ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो योनहो कहता है हाँ पर क्या तुम उन्हें इसका दोष दे रहे हो? तो जोंगिन कहता है भले ही गेट्स लोगों के लिए कितनी भी आम बात बन जाए या चाहे मैं इंसानियत का अल्टीमेट वेपन होने की तारीफ ही क्यों ना पालूं, पर मैं कभी भी उस आइलैंड या उस पर जो भी है उसे नहीं भूल सकता और मेरा इरादा है कि मैं उस आइलैंड को भविष्य में क्लियर करूं और वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी और बाकी सभी की मदद की जरूरत है। हमें ताकतवर होना होगा, दोस्त बनाने होंगे और लोगों को आकर्षित करना होगा। तो योनहो कहता है इसलिए तुमने वो इंटरव्यू अरेंज किया था और नए हंटर्स को ट्रेन कर रहे हो। फिर जोंगिन कहता है क्या कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम भी उस आइलैंड पर पीछे छोड़ आए थे? इसके बाद योनहो याद करता है कि कैसे उसका दोस्त और एस रैंक हंटर योन सेओक वहाँ पर उस रेड के दौरान मारा गया था। इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं और वो किसी से कहता है प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उन्हें मरना ही होगा। इसके बाद हम लोग चीजुल को रेड के लिए जाते हुए देखते हैं और वो मन में कहता है मुझे अवेकन होने के बाद कोई भी फिजिकल पावर नहीं मिली, इसका मतलब मेरी तलवार उन मैजिक बीस्ट के आगे बेकार है। वो मार्शल आर्ट जिन पर मैंने दशकों स्पेंड किए हैं वो सब डंजन के अंदर बेकार हैं। सच में किस्मत का ये बहुत ही अजीब ट्विस्ट है जो कि मेरे जैसे स्वॉर्ड्समैन को मैजिक वाली पावर्स मिली, पर मुझे यकीन है कि इसकी भी कोई वजह जरूर होगी। और तभी उसे अपने सामने जिन्वू दिखता है और वो कहता है क्या तुम? तभी जिन्वू भी रुककर उसका नाम पुकारता है। फिर
चीजुल कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम ही हो संग। तो जिनवू कहता है काफी वक्त बाद मिले। और चीजुल कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसी जगह पर मिलूंगा। आखिर वो मासूम से चेहरे वाला लड़का कहाँ है और आखिर तुम कुछ ही महीनों के अंदर इतना कैसे बदल गए, प्लस तुमने अपनी टांग भी खो दी थी ना। तो जिनवू कहता असल में जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो ये वापस आ चुकी थी। फिर चीजुल कहता है अब समझा, तुम्हें बचाने आए हंटर्स में जरूर कोई हाई रैंक हीलर होगा, पर जो भी हो तुम्हारे जैसे जवान आदमी को पूरी तरह से ठीक देखकर राहत मिली। तो जिनवू कहता है आपका शुक्रिया, पर मिस्टर सॉन्ग आपका हाथ। तो चीजुल कहता है मेरे इस घाव को बहुत वक्त बीत चुका है, पर मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही और एसोसिएशन में से ही किसी ने मुझे बताया था कि तुम जिंदा हो और तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर जिनवू पूछता है वैसे मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चीजुल कहता है एसोसिएशन ने बुलाया है और ये अर्जेंट था। तो जिनवू पूछता है क्या आपको भी। इसके बाद वो दोनों उस गेट के पास आते हैं और चीजुल कहता है क्या इत्तेफाक है, ये तो एक रीयूनियन हो गया। फिर जो ही जिनवू को देखती है और जिनवू भी उन तीनों को देखकर चौंक सा जाता है और चीजुल शांगशिक और कैंग को देखकर कहता है ये तो होना ही था, उस दिन भागने के लिए हमने संग को कुर्बान कर दिया था और किम ने जो किया था उसके बाद से तो उससे मुझसे आंखें मिलाने में शर्म आएगी ही, लेकिन उस हादसे के 5 सर्वाइवर्स आज फिर से मिल रहे हैं। इधर जो ही कहती ये सच में तुम ही हो ना जिनवू, तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। तो जिनवू कहता है हाँ काफी वक्त हो गया है। फिर जो ही कहती है तुम लंबे भी हो गए हो और तुम्हारा पैर भी ठीक है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 3 मुजरिम बाहर निकलते हैं और ये कहता है वाह ग्रुप में एक मस्त लड़की भी है और क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी। पर तभी कैंग टाइशिक नाम का एक बी रैंक हंटर कहता है जुबान पर लगाम लगाओ, ये छुट्टी रोमांस के लिए नहीं है। फिर एसोसिएशन में काम करने वाली लड़की कहती है तो मैं रेगुलर हंटर्स को चीजें समझाऊंगी, इसलिए सब इधर आ जाइए। और चीजुल पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। तो वो कहती है ये लोग प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट हंटर्स हैं जो कि आज आपका साथ देंगे। और चीजुल कहता है क्या सब्स्टिट्यूट हंटर्स, हमें कातिलों के साथ लड़ना है। तो वो लड़की कहती है वो हंटर्स मुजरिम हैं पर वो यहाँ सजा कम करवाने आए हैं, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं देंगे और लोकल हंटर्स के बाहर होने के कारण अभी लोगों की कमी है, इसलिए उम्मीद है कि आप समझोगे। और आपके साथ हंटर्स एसोसिएशन के ऑफिसर कैंग टाइशिक भी होंगे, वो एक बी रैंक हंटर है तो बुरे हालात में वो सी रैंक क्रिमिनल से आसानी से निपट लेंगे, तो प्लीज बेफिक्र रहिए। फिर जिनवू कहता है पता नहीं कि ये सही आइडिया है या नहीं, पर जो ही तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो जो ही पूछती है तुम्हारा क्या जिनवू। तो जिनवू कहता है मैं जा रहा हूँ। फिर जो ही कहती है तो फिर मैं भी जाऊंगी। इधर टाइशिक उन क्रिमिनल्स की हथकड़ियों को खोल देता है और एक कहता है यार आजाद होने का मजा ही अलग है, और दूसरा कहता है हम कोई गुलाम नहीं है और क्या ऐसा करना सही भी है। तो टाइशिक कहता है चुप रहो, तुम लोग अपराधी हो और अगर ज्यादा उछले तो पता है ना क्या होगा। फिर वो चीजुल से आकर कहता है मैं हूँ कैंग टाइशिक, हंटर्स एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का एक इंस्पेक्टर, उन पे मैं नजर रखूंगा तो इसलिए बेफिक्र रहिए। तो आज की रेड को लीड कौन करेगा। फिर चीजुल पूछता है संग मैं करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिनवू नहीं कहता है और फिर चीजुल अपने सर को झुकाकर कहता है मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया, उस दिन मेरे कारण 7 लोग मारे गए थे, लोगों को ना बचाने की मेरी नाकामी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे कारण हम 6 लोग बच गए थे, इसलिए दूसरों की तरफ से मुझे ये कहने दो, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जिनवू कहता है प्लीज अपना सर उठाइए मिस्टर सॉन्ग। फिर चीजुल पूछता है तुम्हें भी दिक्कत नहीं है ना किम। तो शांगशी कहता है जो करना है करो, और इधर टाइशिक भी खड़ा जिनवू की ओर देख रहा होता है। फिर चीजुल उसके पास आकर कहता है ऐसी बात है तो रेड को मैं लीड करूंगा। तो टाइशिक कहता है समझ गया, चलो अब चलते हैं। फिर हम उन सभी को गेट के सामने खड़ा देखते हैं और चीजुल कहता है तो चलो चलते हैं डंजन के अंदर, जिसके साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको जो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले सैटरडे रात को रिलीज होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो संडे शाम तक या मंडे सुबह तक आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।